Hello and good morning all the students of 10th class. Welcome you again in the 10th class history period. Today we are just going to start chapter number 2 of Indian history. The name of the chapter is India during the period of struggle 1206 CE to 1757 CE. देखिए, इससे पहले वाले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं इंडिया का इतिहास एंशियंट टाइम टू 1206 और इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं 1206 यानी 1206 के आगे से लेकर के 1757 यानी कि ब्रिटिश काल तक। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। देखिए, भारत का इतिहास बड़ा ही अनोखा है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और ये बहुत नॉलेजेबल भी है। तो देखिए, आपके इस चैप्टर में बहुत ही शानदार स्टोरीज दी गई हैं कई राजवंशों की। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, शुरुआत करते हैं। शुरुआत में जब 1206 तक हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था तो हमने ये देख लिया था कि कई बाहरी जातियों के आक्रमण भारत में होने लगे थे। और इसी सीरीज में बात करें तो सबसे पहले हमारे इंडिया में जो लोग बाहर से आए और हमारे यहाँ पर अटैक किया वो लोग थे अरेबियन और मुस्लिम लोग। तो इन अरेबियन और मुस्लिम लोगों में यदि बात करें कि कौन पहले आया, कब आया, किस तरह से युद्ध हुए, तो हमारे पास में एज ए सोर्स ऑफ नॉलेज वी हैव टू बुक्स विच इज मेंशन्ड इन योर RBSc बुक। देयर आर टू इम्पोर्टेंट बुक्स। नंबर 1 इज चचनामा। देखिए, चचनामा एक ऐसी पुस्तक है विच इज रिलेटेड टू द हिस्ट्री ऑफ सिंध। तो सिंध कहाँ पर है? एज यू नो द मोस्ट पार्ट ऑफ द सिंध इज इन नाउ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान यानी सिंध के इतिहास से संबंधित एक फेमस बुक है जिसका नाम है चचनामा। एक तो हम इसके बारे में बात करेंगे जिसको लिखा है अली अहमद नामक लेखक ने। देखिए, चचनामा को फतेह नामा सिंध भी कहा जाता है। इस पुस्तक में अरबों द्वारा सिंध पर आक्रमण का वर्णन मिलता है। तो जब भी हम बात करेंगे, क्योंकि उस समय सिंध पर जो आक्रमण हुए तो सिंध एक भारत का हिस्सा भी हुआ करता था विच इज नाउ इन पाकिस्तान। सो जो कुछ भी बात है सिंध के बारे में पढ़ेंगे दैट इज एक्चुअली अबाउट इंडिया बिकॉज सिंध वाज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंडिया। तो इसी के बारे में शुरुआत में बात कही गई है कि इंडियन जो किंग थे वो उन्होंने डिफीट किया इनिशियल अरेबियन और मुस्लिम इन्वेडर्स को आउट ऑफ द कंट्री। देखिए, अमर खलीफा जो कि सिंध के वहाँ पर राजा थे 636 में। तो अमर खलीफा का जब रेन चला हुआ था, शासन था, तो उस समय नेवल इन्वेजन भी हुए। नेवल इन्वेजन यानी समुद्र की ओर से इन्वेजन। सबसे पहले तो थाने कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र में थाने है। तो एक बुक का नाम है फुतुह अल बुल्दान। तो फुतुह अल बुल्दान एक फारसी इतिहासकार के द्वारा लिखित पुस्तक है जो फारसी भाषा में लिखी गई है, जिसके लेखक का नाम है बालाधुरी, जिसको इस किताब में बाबा धुरी के नाम से बताया गया है। वैसे इसके लेखक का नाम है बालाधुरी। आप इन सब बातों को कहीं पर लिख सकते हैं क्योंकि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट और आर आस्क्ड लॉट्स ऑफ टाइम इन द एग्जाम्स। These invasions were also देखिए, तो शुरुआती जो अरेबियन इन्वेजन्स थे जो कि अमर खलीफा के समय हुए 636 में अरेबियन और मुस्लिम लोगों के द्वारा। तो शुरुआत में अरेबियन लोगों को इसमें सफलता नहीं प्राप्त हुई, यानी हमारे यहाँ से टफ रेजिस्टेंस उन्हें मिला। तो जो अरेबियन इन्वेडेड बड़वास यानी भड़ूच गुजरात में एक स्थान है और देवल जिस सिंध में एक स्थान है, इन स्थानों पर शुरुआत में आक्रमण हुए लेकिन ये अनसक्सेसफुल रहे। देखिए, चचनामा जो पुस्तक मैंने आपको बताई थी उसमें इट इज मेंशन्ड दैट स्ट्रगल ऑफ देवल एंड अरेबियन आर्मी कमांडर मुदाहिरा वाज डिफीटेड एंड किल्ड। तो देखिए, इस पुस्तक में चचनामा में ये लिखा गया है कि देवल का स्ट्रगल यानी कि देवल का युद्ध जो हुआ था उसमें अरेबियन आर्मी कमांडर मुदाहिरा वाज डिफीटेड एंड किल्ड। तो अरेबियन लोग जो थे वो मारे गए या उनको हरा दिया गया। ठीक है, इसके बाद बात करें तो 712 में अ फियर्स बैटल टुक प्लेस बिटवीन मोहम्मद बिन कासिम। तो आपको याद रखना है, देखिए सबसे पहले भारत में जो
विदेशी लोगों ने या कहें कि अरेबियन लोगों ने आक्रमण किए, उसमें मोहम्मद बिन कासिम का नाम आपको इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है आपको। 712 में इन्होंने आक्रमण किया मोहम्मद बिन कासिम ने। तो एक फियर्स बैटल टुक प्लेस बिटवीन मोहम्मद बिन कासिम एंड द किंग दाहिर विच इज इंडियन किंग, तो किंग ऑफ सिंध। तो सिंध वाज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडिया। धुरी वाज रिटन, देखिए जो धुरी है यानी कि मैंने आपको बताया जो फुतुहुत अल बुलदीन या बुल्दान नामक जो पुस्तक है उसके जो राइटर हैं उन्होंने लिखा है कि बहुत ही खतरनाक युद्ध हुआ जिसमें जो कभी सुना नहीं गया इस तरह से खतरनाक युद्ध हुआ। और इसमें जो काफिर लोग थे, काफिर यानी जो नॉन मुस्लिम यानी हिंदू लोग थे, उनको घेर लिया अरेबियन लोगों ने सब तरफ से। और काफिर लोग जो है उन्होंने अरेबियन लोगों को घेर लिया, हिंदुओं ने मुस्लिमों को घेर लिया। और जो मुस्लिम लोग तो वो कंफ्यूज हो गए और डिसमेंटल यानी विघटित हो जाना, यानी कि टुकड़े बिखर जाना, यानी एक तो बिखर गई यानी पूरी सेना बिखर गई। और डिफेंडर्स फॉट इट बिटवीन द ऑल दैट। तो कुल मिलाकर बात यह है कि देखिए ये शुरुआत के जो आक्रमण थे ये सबूत किताबों में मिलते हैं कि शुरुआत के आक्रमणों को टफ रेजिस्टेंस मिला और ये लोग भारत में नहीं घुस पाए। तो इस तरह से शुरुआत में उनको बहुत ज़्यादा टफ रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। लेकिन बात करें इसके बाद की, तो देखिए मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया 712 में और इस समय राजा कौन था सिंध पर? दाहिर। तो आपको ये नाम याद रखना है। इसके बाद टर्न आता है महमूद गजनी। तो देखिए महमूद गजनी जो था उसके पिताजी का नाम था एंड द फादर ऑफ महमूद गजनी और गजनबी वाज, आपको ये याद रखना चाहे आप लिख सकते हैं, ठीक है। सुबुक्तगीन, क्या नाम था उसका? सुबुक्तगीन। तो सुबुक्तगीन का वो पुत्र था महमूद गजनी जो कि अपने पिता के काल में गजनी खुरासान का शासक था। खुरासान एक जगह है, वहां का वो शासक हुआ था। और 27 ईयर्स की उम्र में वो गद्दी पर बैठा था। कई प्रकार की उसने उपाधियां धारण की, पर स्पेशली बात यह है कि महमूद गजनी ने इंडिया को इन्वेड किया 17 टाइम। देखिए द फर्स्ट अटैक फ्रॉम महमूद गजनी ऑन इंडिया वाज 1001। आपको याद रखना है फर्स्ट अटैक जो किया है वो किया है 1001 में किया है, आपको याद रखना है 1001 में। और महमूद गजनी हैड टू फाइट फियर्सली रूल कश्मीर जयपाल। तो कश्मीर महमूद गजनी के समय कौन था राजा? कश्मीर के राजा थे जयपाल। ये पूछ लिया जाता है अनंगपाल। तो ये जयपाल और अनंगपाल जो थे इनके साथ महमूद और गजनी ने युद्ध किया। तो महमूद, उसके बाद में देखिए आ जाता है महमूद गजनी के बाद में मोहम्मद गौरी। लेकिन आपको बस महमूद गजनी में एक और इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है कि जो 17 टाइम इन्होंने आक्रमण किया जिसमें से 1001 ईस्वी में पहली बार किया, तो इसमें जयपाल नामक राजा से युद्ध हुआ और वो उसे हरा दिया गया। तो लेकिन इसी के साथ साथ आपको याद रखना कि 1025 CE he invaded on the temple of Somnath. Somnath temple is situated in Gujarat. तो इट इज वेरी फेमस इंसिडेंट। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया था कब उन्होंने, तो 1025 में उन्होंने सोमनाथ पर आक्रमण किया था जिसमें करीब 20 लाख रुपीस की दीनार उस समय चलती थी। दीनार यानी कि जो मुद्राएं चलती थी वो उनके हाथ लगी, इस तरह से कहा जाता है। महमूद गजनी की मृत्यु हो जाती है 1030 ईस्वी में। इसके बाद आता है मोहम्मद गौरी। तो देखिए मोहम्मद गौरी जो है गौड़ प्रदेश जो एक छोटा सा राज्य है वहाँ का राजा हुआ करता था। इसका मोहम्मद गौरी का पूरा नाम था शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। तो इसने भारत के ऊपर फर्स्ट टाइम इन्वेड किया था इन 1175 एंड इन 1178 ही इन्वेड ऑन गुजरात सेकंड इन्वेड, यानी ही इन्वेडेड ऑन सेकंड टाइम गुजरात पाटन। पाटन इज द प्लेस विच इज सिचुएटेड इन गुजरात। तो पाटन में उस समय राजा थे भीम सेकंड। उन्होंने गौरी को बहुत बुरी तरह से परास्त किया। तो आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैंने आपको बताई, ये आपको याद रखनी है। कई बार ऐसी एग्जामों में ये पूछ लिया जाता है, हालांकि ये अपनी RBSC में नहीं पूछा जाएगा RBSC में, बिकॉज इट इज़ नॉट मैंशनड इन आवर बुक। So I told you some fact about history. If you are interested then you can write in your notebook.
चलिए बात करते हैं सबसे पहले 1206 में सबसे पहली डायनेस्टी जो इंडिया में आई है वो है यामनी या इलवरी डायनेस्टी। देखिए आपको ये 6 डायनेस्टीज आपको स्पेशली याद रखनी है और कई बार एग्जामों में इसका सीक्वेंस पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले कौन सी आई है, इसके बाद कौन सी आई है। तो आपको एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है, थोड़ी फनी ट्रिक है। दिस इज गु खा तू से ला म। देखिए ये आपको 6 डायनेस्टीज को लर्न करने में हेल्प कराएगा। तो देखिए गु मीन्स गुलाम, खा से मीन्स खिलजी, तू से मीन्स तुगलक, से सैयद, ला से लोदी और मैं से मुगल। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, मुगल, दीज आर इन सीक्वेंस, दीज आर 6 डायनेस्टीज। उन्होंने जो दिल्ली पर रूल किया उनकी डायनेस्टीज को आप सीक्वेंस इस तरह से याद रखेंगे। तो सबसे पहले डायनेस्टी आती है गुलाम डायनेस्टी विच इज ऑल्सो कॉल्ड यामनी और इलवरी डायनेस्टी। देखिए इसमें से इस चैप्टर की बात करें तो इसमें से भी आपको 1 मार्क का एक छोटा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इस वजह से आपको छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन को भी याद रखना है। और दिस क्वेश्चन ऑलरेडी हैव बीन आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जाम की व्हाट वाज द अदर नेम ऑफ द गुलाम डायनेस्टी। तो इस तरह ये आपको हमेशा याद रखना। चलिए आगे चलते हैं। ही इज ऑल्सो नोन एज लक्स बक्स या लाहौर वाज द कैपिटल। तो गुलाम डायनेस्टी जो थी उसको किसने फाउंड किया था ये आपको याद रखना है। सभी डायनेस्टीज का फाउंडर तो आपको पक्का याद होना चाहिए। तो कुतुबुद्दीन ऐबक नाम के व्यक्ति ने इसको स्टार्ट किया, जिसने इसको स्टार्ट किया था 1206 में, विच इज़ द नेम ऑफ द चैप्टर ऑल्सो। जो आपको याद रह सकता है गुलाम डायनेस्टी को फाउंड किया था 1206 में। ये दरअसल मोहम्मद गौरी जो भारत में आक्रमण करने आया था उसी का ही एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये गौरी का गुलाम था और इसका राज्याभिषेक यानी कि इसका कोरोनेशन किया गया था 24 जून 1206। ठीक है। अब देखिए इसको लखबख्श भी कहा जाता है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि लाखों रुपए ये दान में दे दिया करता था। और लाहौर को इन्होंने कैपिटल बनाया, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। लाहौर को इन्होंने कैपिटल बनाया। हसन निजामी नामक जो व्यक्ति थे उनको प्रोटेक्शन दिया उन्होंने कुतुब मीनार को स्टार्ट करवाया, यानी ये जो फर्स्ट स्टोरी है, फर्स्ट मंजिल है कुतुब मीनार की, उसको इन्होंने स्टार्ट किया। और कुतुब मीनार जो है उसको पूरा करवाने का काम किया था इल्तुतमिश। ये भी कई एग्जामों में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है किसने पूरा कराया, किसने इसे स्टार्ट किया। कुतुब मीनार जो है इसका नाम जो है कुतुब मीनार इसलिए है क्योंकि ये सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में बनाई गई है, और या उस कह सकते हैं आप सम्मान में बनाई गई है। तो ऐबक जो है 1210 में इनकी मृत्यु हो जाती है हॉर्स से गिर जाने के कारण, वाइल प्लेइंग चौगान। तो यानी पोलो यानी हॉर्स पोलो खेलते समय इनकी मृत्यु हो जाती है। पहले के राजा महाराजा देखिए हॉर्स पोलो खेला करते थे, बाद में भी कई भारतीय राजा भी इस गेम के शौकीन रहे और स्पेशली हमारे राजस्थान में जयपुर के राजा इसको खूब खेला करते थे। तो बात करें आगे इल्तुतमिश। तो देखिए जो कुतुबुद्दीन ऐबक था इसके मृत्यु के बाद में राजा बने आराम शाह, जिसके बारे में मेंशन हमारी किताब में नहीं है, पर आपको एक जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ मैं। आराम शाह बने राजा और इन्होंने 8 माह तक यानी 8 मंथ तक इन्होंने शासन किया। इसके बाद में ही वॉज किल्ड बाय इल्तुतमिश इन 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश के द्वारा इन्हें मार दिया जाता है और दिल्ली गद्दी पर बैठते हैं इल्तुतमिश। इल्तुतमिश तुर्किस्तान के इलवरी तुर्क थे। इलवरी तुर्क जो ऐबक के गुलाम और दामाद यानी कि सन इन लॉ, तो वो सन इन लॉ थे किसके, कुतुबुद्दीन ऐबक के। बट यू आर टू रिमेंबर आराम शाह के बाद आते हैं इल्तुतमिश। ठीक है। इसको एक्चुअल ऑर्गेनाइजर भी कहा जाता है मुस्लिम एम्पायर का। तो इन्होंने रणथंबोर के ऊपर 1226, तो देखिए 1206 आपको याद रखना है, यहाँ से डायनेस्टी शुरू होती है। और इल्तुतमिश ने रणथंबोर पे आक्रमण किया है 1226, और इससे पहले वो आक्रमण करते हैं मालवा पर और भिल्ला नाम के स्थान पर। उन्होंने ग्वालियर जालोर पर भी आक्रमण किया और उन्होंने ख्वाजरीम शाह के
पुत्र मंगवर्णी या मांगवर्णी को भी अपने यहाँ पर शरण दी। देखिए शरण नहीं दी। तो बाय नॉट प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू ख्वाजरीम शाह सन मांगवर्णी इल्तुतमिश अवॉइडेड एनिमिटी विद द मंगोल चंगेज खान। तो चंगेज खान के जो दुश्मन था, चंगेज खान का दुश्मन था ख्वाजरीम शाह, वो इनके यहाँ पर भागकर आए इल्तुतमिश के यहाँ पर और शरण लेनी चाहिए, लेकिन इन्होंने एनिमिटी नहीं लेते हुए उसे शरण नहीं दी। जबकि हमारे यहाँ पर रणथंभौर के राजा के बारे में हम आगे चल के स्टोरी पढ़ेंगे, जिसमें उन्होंने अपने यहाँ पर एक दुश्मन को शरण दी और पूरा परिवार नष्ट करा लिया। तो आज के बारे में आगे बात करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो इसके बाद में आती है रजिया सुल्तान, जिन्होंने शासन किया 1236 to 1240। तो आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ रुकनुद्दीन फिरोज शाह, तो देखिए रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बाद में यानी इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बैठता है रुकनुद्दीन फिरोज, लेकिन ही वॉज नॉट अ कैपेबल रूलर, सो in place of him his mother was had the impact on the reign, यानी पूरे शासन पर उनकी मदर का ही इम्पैक्ट था, बिकॉज रुकनुद्दीन फिरोज शाह वाज नॉट अ कैपेबल रूलर। आफ्टर सम टाइम जो वो दरबार में रहने वाले कुछ तुर्की अमीर या एरिस्टोक्रेट्स आप कह सकते हैं, उन्होंने ही रुकनुद्दीन को उठाकर रजिया सुल्तान को सिंहासन पर बिठाया था। तो रजिया सुल्तान वाज द फर्स्ट लेडी एम्परर ऑफ इंडिया। द टर्किश एरिस्टोक्रेट्स अपोज रजिया, लेकिन बाद में रजिया सुल्तान ने कुछ ऐसे परिवर्तन अपने कस्टम्स में किए जिससे वो जो टर्किश एरिस्टोक्रेट्स थे वो उनसे नाराज हो गए। तो देखिए जैसे कि कुछ बातें बताइए, जैसे कि पर्दा सिस्टम, तो वियरिंग वेल जो पहले से चल रहा था मुस्लिमों में, उसको उसने डिसकंटिन्यू कर दिया। इसके बाद में बियरिंग कुबा यानी कि कोट पहनना, और कुला यानी कैप जस्ट लाइक मैन, यानी जो पुरुषों को अलाउ था केवल वो कैप पहनना या कोट पहनना, वो खुद ने पहनना स्टार्ट कर दिया। और साथ ही साथ उन्होंने अबीसीनियन यानी कि जो तुर्क नहीं था, ऐसे व्यक्ति को जिसका नाम था मलिक जमाल उद्दीन याकुत, तो मलिक जमाल को जब उन्होंने अपने यहाँ पर जो घोड़ों के रखने का स्थान होता वहाँ का एक बहुत बड़ा अधिकारी बना दिया, तो इससे जो तुर्क लोग थे दरबार में वो बहुत ज़्यादा इससे नाराज हो गए, क्योंकि देखिए गैर तुर्कों को सामंत बना दिया था रजिया सुल्तान ने। तो रजिया सुल्तान के खिलाफ वो सभी लोग क्या करने लगे, वो षड्यंत्र करने लगे। तो ड्यूरिंग द कैंपेन ऑफ किलिंग द रिवोल्ट ऑफ द रूल ऑफ सरहिंद, यानी जब सरहिंद में रिवोल्ट हुए रजिया सुल्तान के समय, तो रजिया सुल्तान जो है जब उन्हें दबाने के लिए वहाँ पर जाती है तो रजिया सुल्तान की हत्या करवा दी जाती है 13 अक्टूबर 1240 में डाकुओं के द्वारा। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इन डाकुओं को जो हत्या करने के लिए आप कह सकते हैं कि फोर्स किया था, वो किया था जो एरिस्टोक्रेट्स थे वहाँ के। तो याकुतवाद असैसिनेटेड लेटर रजिया गॉट मैरिड टू अल्तुनिया। देखिए याकुत जो था उसको भी मरवा देते हैं कौन, एरिस्टोक्रेट, और उसके बाद में देखिए 1240 में रजिया सुल्तान को भी उसके बाद में बहराम शाह बनते हैं शासक। बहराम शाह 1240 to 1242 ओनली फॉर 2 years। तो इस तरह से बहराम शाह जो थे वो दिल्ली के जो सुल्तान बनते हैं। इसके बाद में बलबन जो थे वहाँ पर, बलबन दरबार में वहाँ पर बलबन थे, जो बलबन ने वहाँ पर षड्यंत्र करना स्टार्ट कर दिया और बाय कॉन्स्पिरेसी जो से 1242 में बहराम शाह को हटा दिया गया। उसके बाद में मसूद शाह 1240 to 1246 तक शासन करते हैं। इसके बाद में आते हैं नसरुद्दीन महमूद रेंड 1246 to 1265। इन्होंने थोड़ा लंबा शासन किया। ऑल ऑफ दीज वर इनकेपेबल, पर कुल मिलाकर बात यह है कि आफ्टर रजिया सुल्तान कोई भी कैपेबल रूलर नहीं वहाँ पर आया, और द एक्चुअल रूलिंग फोर्स बिहाइंड नसरुद्दीन वाज गियासुद्दीन बलबन। तो जो गियासुद्दीन बलबन था यही था जो इन सब राजाओं को बहुत शॉर्ट टर्म के बाद में हटा दिया करता था षड्यंत्र के द्वारा। तो देखिए बलबन जो था वो 1266 में गियासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली गद्दी पर
बैठ गया। और ये जो है मंगोल लोगों के उस समय आक्रमण हो रहे थे दिल्ली पर, उसको भी दबाने में बहुत ज़्यादा सफल रहा। तो जो एरिस्टोक्रेट्स थे दरबार में उन्होंने भी इसका साथ दिया। तो देखिए बलबन जो है बहुत लंबे समय तक टिकता है 1265 से लेकर 1286 तक। तो उलूग खान वाज द नेम ऑफ द बलबन, बिलोंग टू द फेमस बैंड ऑफ 40 चहलगानी ग्रुप ऑफ द टर्किश स्लेव्स ऑफ द इल्तुतमिश। देखिए इल्तुतमिश ने कुछ 40 ग्रुप बनाया था, बैंड जिसे कह सकते हैं आप, ग्रुप 40 गुलामों का एक ग्रुप बनाया था जो बहुत वफादार लोग थे या वीर लोग थे। उसी में से एक था उलूग खान। ही ascended the throne in 1265. He restricted a military department named the दीवाने आरिज to confront the Mongolian। तो देखिए पिछली साल बोर्ड में पूछा गया दीवाने आरिज क्या था, तो आप याद रखना ये मिलिट्री डिपार्टमेंट था। तो मंगोलिया मैंने आपको बता दिया, मंगोल जो इन्विजन थे उन्हें रोकने में कामयाब रहा। स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ सिजदा एंड पाइवोज बोइंग इन द फ्रंट ऑफ द एम्परर एंड किसिंग द फीट इन द रॉयल कोर्ट बलबन खंड। तो ये बलबन ने नई प्रथा शुरू की, किसिंग द फीट यानी किंग के पैरों को चूमने की प्रथा। और सिजदा आप जानते हैं झुककर जो बादशाह को, मुस्लिम बादशाहों को झुककर जो सिजदा किया जाता है, सलाम किया जाता है। देखिए ही अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ आयरन ब्लड। देखिए आयरन और ब्लड समुद्रगुप्त ने भी अपनाई थी ये पॉलिसी, आयरन ब्लड, और इसके बाद में अपनाई है बलबन ने। इन विच द मैन वर किल्ड एंड वुमेन चिल्ड्रन वर एनस्लेव्ड। इसमें जहाँ पर भी जो आक्रमण किया जाता था तो वहाँ पर जो व्यक्ति होते थे, पुरुष होते थे, उन्हें मार दिया जाता था, जबकि जो वुमेन होती थी उन्हें कैद कर लिया जाता था। चिल्ड्रन को भी उन्हें गुलाम बनाकर उनसे काम लिया जाता था। बलबन की मृत्यु होती है 1286 में और स्ट्रगल शुरू होता है बिटवीन वेरियस ग्रुप ऑफ द एरिस्टोक्रेट्स टुक ए ब्लडी फॉर्म बिकॉज आफ्टर बलबन देयर वाज नो कैपेबल पर्सन टू टेक द कमांड। तो जो ब्लडी फॉर्म यानी कि एक तरह से खून खराबा शुरू हो जाता है, जिसमें जलालुद्दीन खिलजी असैसिनेटेड क्यूमर्स इन 1290 CE एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज सुल्तान। तो देखिए बलबन की मृत्यु के बाद में कोई भी व्यक्ति ऐसा कैपेबल नहीं था जो कि उस शासन को संभाल सकता। तो आपस में ही बहुत सारे युद्ध होने लगे। बस आपको ये याद रखना है कि बलबन के बाद में कोई भी गुलाम डायनेस्टी में एक अच्छा किंग नहीं आया, वो गुलाम डायनेस्टी यहीं पर समाप्त हो जाती है। ठीक है, और बाकी चीज़ों को आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट बातें थी हम सब डिस्कस कर चुके हैं। नाउ यू कैन सी द मैप ऑफ द गुलाम डायनेस्टी वेयर इट रूल्ड। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं स्लेव डायनेस्टी, ये इंडिया का आप देख सकते हो राजस्थान का एक पार्ट जो राजपूताना रूल किया करते थे। तो यहाँ पर बलबन अपना राज नहीं कर पाया। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज द किंगडम ऑफ गुलाम डायनेस्टी। तो ये आपको इम्पोर्टेंट बात है समझनी है। चलिए आगे हम समझते हैं खिलजी डायनेस्टी के बारे में। तो एज आई told you about the Sotic, now we will study खिलजी डायनेस्टी। देखिए खिलजी डायनेस्टी जो है वो गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा इसकी स्थापना की गई। तो 1290 13 जून को देखिए इसमें किलो खरी को अपनी राजधानी बनाया गया था। किलो खरी नाम की एक जगह थी जिसे इसकी राजधानी बनाई गई थी। और इसका फर्स्ट रूलर था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। 70 years old था। His nephew and son-in-law अलाउद्दीन डिसीव्ड एंड असैसिनेटेड हिम इन 1296। देखिए 1296 में अलाउद्दीन जो इसका सन इन लॉ था यानी कि दामाद था इसका, और इसका नेफ्यू भी था। देखिए मुस्लिम लोगों में नेफ्यू यानी कि इसका भतीजा, तो अपनी बेटी की शादी इसने अपने भतीजे के साथ में करवाई, तो इसका वो भतीजा भी हुआ और इसका सन इन लॉ भी। तो इस तरह से जो अलाउद्दीन खिलजी थे उन्होंने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दी। वो वैसे भी वृद्ध थे। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठता है 1296 and became sultan. In 20 years of his rule, Alauddin remembered for some reform. He got himself mentioned as the second Alexander on the coin issued by him. देखिए he is also known as the second Alexander और he is very famous, very popular for his reforms. He made lots of reform during his reign.
He is also known as Second Alexander, or it is inscribed on his coin. Kashmir and Bengal were not included in his empire. देखिए इसके समय पर कश्मीर और जो बंगाल थे केवल इन्हीं को छोड़कर बाकी सभी भारत का लगभग मोस्ट पार्ट जो था वो इसके कब्जे में था. ही कैरीड आउट ए मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट बघेला राजपूत किंग राय करण देव. तो देखिए राय करण देव जो थे वो गुजरात के शासक थे, तो उसके खिलाफ उन्होंने एक मिलिट्री कैंपेन यानी कि एक सैन्य अभियान चलाया. रणथंबोर पर भी इन्होंने आक्रमण किया, जिसके बारे में आपने शायद पद्मावत मूवी में देख लिया होगा. तो रणथंबोर पर भी इन्होंने आक्रमण किया था. कब किया था? 1301 में. इट इज ऑल्सो आस्क्ड इन एग्जाम्स, सो यू आर टू रिमेंबर. रणथंबोर पर हमला किया था 1301 में और चित्तौड़ पर किया था 1303 में. तो इस तरह की चीज़ों को आप याद ही रखेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और देखिए लूट लिया वहाँ पर धन को. ड्यूरिंग द गुजरात कैंपेन ही ऑब्टेन मैसिव वेल्थ एंड अलोंग विद दिस. तो गुजरात से देखिए उसको बहुत ज़्यादा वेल्थ प्राप्त हुई. ही गॉट असिस्टेंस ऑफ आर्मी कमांडर मलिक काफूर. तो मलिक काफूर विच इज ऑल्सो shown in the movie Padmavat who had been converted into a Muslim from Hindu. ये देखिए हिंदू से मुस्लिम बनने वाला व्यक्ति था जिसने गुजरात के आक्रमण के समय अलाउद्दीन की मदद की थी. अलाउद्दीन खिलजी कुड एंटर साउथ इंडिया. इसी की मदद से वो साउथ इंडिया में भी जा सकता था क्योंकि मलिक काफूर इसकी हेल्प किया करता था. तो मलिक काफूर ने भी देखिए देवगिरी होयसाल रीजन्स और पांड्या रीजन इनमें खुद अकेले मलिक काफूर ने भी इस जगह पर जीत हासिल की है फॉर अलाउद्दीन खिलजी. तो अकॉर्डिंग टू अमीर खुसरो जो कि उस समय एक राइटर था उनके दरबार में, तो काफूर रीच रामेश्वरम यानी साउथ इंडिया तक वो पहुंच गया. रेवेन्यू सिस्टम वाज रेस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ दी. तो जो रेवेन्यू सिस्टम था यानी कि जो टैक्सेशन सिस्टम था वो रेस्ट्रिक्टेड यानी कि पाबंदी उस पर लगा दी गई ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन. ही इशूड 4 ऑर्डर्स टू कंट्रोल द रिवॉल्ट्स. देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने ये स्टडी किया इतिहास को और ये देखा कि जो पहले की गुलाम डायनेस्टी उसमें एरिस्टोक्रेट से दरबारियों के द्वारा बहुत षड्यंत्र रचे जाते थे और इससे रिवॉल्ट्स होते थे. तो दरबार में रहने वाले जो अमीर लोग थे उनको कंट्रोल करना जरूरी था एरिस्टोक्रेट्स को. तो देखिए वो षड्यंत्र करने के लिए ज़्यादातर क्या करते थे क्लब वगैरह में, या आप कह सकते हैं पुराने ज़माने में क्लब क्या हो सकते हैं नॉर्मल टाइप के क्लब होते थे. क्लब यानी एक मिलने की पॉइंट हुआ करती थी जहाँ पर सभी लोग मिलकर बैठते थे, बातें करते थे, एंजॉय करते थे, कंज्यूम करते थे लिकर्स. तो इस तरह से तो देखिए इस तरह के षड्यंत्र वहाँ पर ऐसी पार्टियों में ही बनाए जाते थे. तो ऐसी पार्टियाँ ही ना हो इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने देखिए बहुत ही दूर की सोची और उन्होंने कुछ रूल्स बनाए. इसके बारे में आप गौर करिए. देखिए पहला रूल उन्होंने बनाया कि एनेक्सिंग द प्रॉपर्टी ऑफ एरिस्टोक्रेट्स. एरिस्टोक्रेट्स की जो प्रॉपर्टी है बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी वो नहीं रख सकते, उसे एनेक्स कर लिया. दूसरा है इंक्रीजिंग द रेवेन्यू बाय ट्रांसफॉर्मिंग बैरन लैंड इनटू फर्टाइल लैंड. तो देखिए उन्होंने क्या किया रेवेन्यू सिस्टम पर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दिए, यानी उन्होंने बहुत सारे कड़े रूल लगा दिए. ऐसा नहीं है कि रेवेन्यू सिस्टम को बंद कर दिया था, पर उन्हीं में से एक चीज़ उसने एक रिफॉर्म के रूप में किया कि जितनी बंजर भूमि थी उसको उन्होंने बोला कि भाई इसको किसी भी तरह से फर्टाइल बनाओ और इस पर टैक्सेशन लगाओ. बैन ऑन अल्कोहल इन दिल्ली. देखिए दिल्ली में उन्होंने अल्कोहल पर बैन लगा दिया. फॉर्मेशन ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम एंड बैनिंग द म्यूचुअल गेट टुगेदर ऑफ एरिस्टोक्रेट. जो एरिस्टोक्रेट्स थे वो गेट टुगेदर करते यानी वो पार्टियां वगैरह करते थे, एक साथ मिलते थे, मिलजुल कर बैठते थे, उस पर रोक लगा दी. ही अप्रूव द रेन ऑफ द खलीफा एंड एंटाइल्ड हिमसेल्फ द यास्मीन उल खिलाफत नसीरी अमीरुल मुमैमिन. यानी इस तरह का शीर्षक उन्होंने अपने आप को दिया. और इन खजाइन उल फुतूह जो एक बुक है इसमें लिखा हुआ है, अमीर खुसरो की ये बुक है खजाइन उल फुतूह. अमीर खुसरो ने उसे कहा है, क्या टाइटल दिया देखिए, सुल्तान ऑफ द वर्ल्ड और पब्लिक्स हर्ट्समैन यानी कि जनता का चरवाहा. दी सुल्तान परफॉर्म्ड सेवरल रिफॉर्म इन द पुलिस, डिटेक्टिव, पोस्टल एंड प्रोविंशियल सिस्टम. द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमॉन्ग दीज वर कंट्रोल अपॉन मार्केट. देखिए इसका जो मार्केट कंट्रोल सिस्टम था दैट इज वेरी पॉपुलर ड्यूरिंग इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. ही डेवलप्ड द एडमिनिस्ट्रेशन बाय क्रिएटिंग न्यू डेजिग्नेशन सच एज दीवान रियासत. देखिए मार्केट कंट्रोलर के रूप में दीवान रियासत की स्थापना करवाई, नया एक पोस्ट उसने तैयार किया. शाहना या दंडाधिकारी जो मार्केट इंस्पेक्टर हुआ करता था, इसी तरह से मुहत्सिब
जो प्रोटेक्टर ऑफ कॉमन पीपल एंड इंस्पेक्टर ऑफ द वेट एंड मेजर्स, यानी कि जो तोलने की चीज़ें थी उसके बारे में देख रेख करने का इनका काम था। एंड बारीद मुमालिक, यानी कि स्पाई ऑफिसर, यानी कि मार्केट में कुछ स्पाई ऑफिसर इन्होंने छोड़ रखे थे जो कि इनका ध्यान रखते थे, यानी मार्केट में कोई भी काला बाजारी वगैरह करता था, ब्लैक मार्केटिंग करता था, उसकी खबर भिजवाया करती। देखिए साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा, यू कैन नोट डाउन इन योर नोटबुक। कि देखिए सबसे पहली बात तो सेना को कैश में पेमेंट देने वाला एकमात्र राजा, फर्स्ट किंग कह सकते हैं आप, अलाउद्दीन खिलजी। और इन्होंने स्थायी सेना, यानी पहले की जो है किंग जो थे वो एक परमानेंट आर्मी नहीं रखते थे, लेकिन उन्होंने परमानेंट आर्मी रखने के सिस्टम स्टार्ट किया। अगली बात है कि जो घोड़े मर जाते थे युद्ध में उन्हें पहले गाड़ दिया जाता था जमीन में खोदकर, लेकिन इन्होंने घोड़ों को जलाने का सिस्टम स्टार्ट किया। इन्होंने सैनिकों का, हर सैनिक का जो डिटेल है, यानी कि हुलिया या देखने में वो किस तरह से लगता है या बॉडी का क्या मार्क्स किस सैनिक का है, इस तरह की प्रथा भी इन्होंने शुरुआत की थी। इन्होंने जो भू राजस्व, यानी कि आप कह सकते हैं रेवेन्यू सिस्टम या टैक्सेशन जो है 1/2 कर दिया था, यानी कि जितनी भी प्रोड्यूस होती है, जितना खेत में पैदा होता है उसको 1/2 लिया जाएगा। और जो धन लूट में आता है उसे 1/4 के स्थान पर 3/4 कर दिया था। देखिए कम तोलने वाले की किसी की यदि शिकायत मिलती थी, ऐसा कहते हैं जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने 1 किलो सामान बाजार से लिया, लेकिन उसे दुकानदार ने 900 ग्राम दिया ओनली, तो 100 ग्राम जो है वो उसके शरीर से मांस काट कर ले लिया जाता था, यदि पता चलता था कि दुकानदार ने इस तरह से चीज़ों को कम तोला। तो उसके शासनकाल में देखिए बाजार में सारी चीज़ें ईमानदारी से मिला करती थी। तो ये जो सारे रिफॉर्म है बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। देखिए खिलजी के समय ये राज्य उसका फैला हुआ है, इसको आप गौर कर सकते हैं, यू कैन पे अटेंशन ऑन दिस। चलिए आगे चलते हैं। He made economic reform to maintain his massive army. He assured bargaining and banned black marketing and profiteering. And Sarai Adil was a market of local imported goods. तो सराय आदिल क्या है? एक छोटे लोकल चीज़ों को मिलने वाले स्थान है। Alauddin was first ruler who paid salary his soldiers in cash. In 1303, Alauddin built the allied fort Kosha Siri. अलाई फोर्ट जो कोशा श्री जिसे कहा जाता है, विच कंटेन 7 गेट, जिसके अंदर 7 गेट है, ये भी इन्होंने बनवाया। तो अलाई फोर्ट किसने बनवाया आपको थोड़ा याद रखना है। आफ्टर द डेथ ऑफ अलाउद्दीन हिज सन कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी बिकेम द किंग, ही डिसकंटिन्यूड ऑल द रिजिड ऑर्डर्स ऑफ द फादर एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी द खलीफा एंड गेन्ड द टाइटल ऑफ उल वाशिक बिल्लाह। आफ्टर हिज असैसिनेशन नसरुद्दीन खुसरब शाह बिकेम द सुल्तान, ही वाज द लास्ट रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। यानी कि सिंपल सी बात है, अलाउद्दीन के बाद में कोई भी ऐसा रूलर नहीं आया जिसने इस डायनेस्टी को और अधिक अच्छी तरह से आगे बढ़ाया हो। तो देखिए अलाउद्दीन के समय बहुत सारी चीज़ें बदल गई थी, लेकिन बाद में इसके पुत्रों ने इन सभी रिजिड ऑर्डर्स को बैन कर दिया। तो इस तरह से ये आज का चैप्टर, आज का ये पार्ट ऑफ द चैप्टर फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। इस चैप्टर में हमको करीब 7 to 8 वीडियोस में इस चैप्टर को पूरा करना है, बिकॉज इट इज़ वेरी लॉन्ग चैप्टर। चलिए अपना ख्याल रखिए, गुड बाय।